सोवियत प्रणाली क्या है, ठीक है। तो 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी क्रांति हुई। 1917 में रूस के अंदर समाजवादी क्रांति होती है, ठीक है। इसमें पूंजीवादी विचारधारा का विरोध किया गया था, यानी कि उस विचारधारा का विरोध किया गया था जो मतलब निजी संपत्ति को बढ़ावा देती है। पूंजीवादी का विशेषकर मतलब यही होता है, यानी कि वह विचारधारा जो निजी संपत्ति को बढ़ावा दे, ठीक है, निजी व्यापार को बढ़ावा दे, उसे बोलते हैं पूंजीवादी। लेकिन इस विचारधारा का विरोध किया गया, यानी कि पूंजीवादी विचारधारा का विरोध किया गया था किसमें, सोवियत प्रणाली में। रूस के अंदर एक क्रांति होती है 1917 में, और इस क्रांति समाजवादी मतलब क्रांति के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसमें साम्यवाद के आदर्शों को अपनाने की तरफदारी की गई। यहाँ पे है तरफदारी, ठीक है, तरफदारी, ठीक है। किसकी तरफदारी की गई, साम्यवाद विचारधारा की। साम्यवाद का मतलब होता है जिसमें मतलब जो संपत्ति होती है वो समूह की होती है। समूह का मतलब जनता की होती है, निजी हाथों में नहीं होती। व्यापार किसका होता है, यानी कि सरकार के हाथों में होता, कुल मिला करके, ठीक है। तो इसमें साम्यवाद के आदर्शों को अपनाने की तरफदारी की गई, निजी संपत्ति का विरोध किया गया। निजी संपत्ति का मतलब यानी कि निजी व्यापार, निजी संपत्ति का विरोध किया गया, यानी कि तुम्हारी पर्सनल जो संपत्ति है उसका विरोध किया गया। संपत्ति किसकी होगी, देश की होगी, राष्ट्र की होगी, किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी। तो यहाँ पर यही बात बताई गई। सोवियत प्रणाली में क्या था, निजी संपत्ति का विरोध किया गया। सोवियत जो संघ था उसमें 15 गणराज्यों को शामिल किया गया था। 15 गणराज्यों को मिलाकर के सोवियत संघ को बनाया गया था, ठीक है। सोवियत संघ में एक पार्टी का शासन था, यानी कि अपने यहाँ जैसे इंडिया में देखते हैं लोकतंत्र शासन में बहुत सारी पार्टियां होती हैं। तुम चाहो तो तुम भी अपनी एक पार्टी बना सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। लेकिन सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो हालांकि स्टार्टिंग में तो लोगों को लगा था कि मतलब सोवियत जो साम्यवाद विचारधारा के साथ एक अच्छी चीज़ ये थी, उस समय बताया गया था, लोगों को एक सपना दिखाया था। अच्छी चीज़ तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन एक प्रकार का सपना दिखा दिया गया था कि साम्यवादी विचारधारा जो है लोगों को एक अच्छी व्यवस्था देगी। यहाँ ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा, सब लोग बराबर होंगे, सब समान होंगे, है ना। क्योंकि किस निजी संपत्ति का इसमें विरोध किया गया था। कोई व्यक्ति पर्सनल संपत्ति को नहीं बढ़ा सकता, यानी कि संपत्ति बढ़ेगी तो देश की बढ़ेगी। तो जो गरीब जनता थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि सब लोग बराबर रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अपने यहाँ पे क्या है, यानी कि निजी संपत्ति बढ़ा कर कोई व्यक्ति बड़ा आदमी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर निजी संपत्ति का ही विरोध कर दिया गया था, ठीक है। तो धीरे धीरे बाद में क्या होता है, ये सोवियत संघ बिखर जाता है ना। तो इसका मतलब आप जो चैप्टर नंबर 2 का बनसूट मैंने पढ़ाया उसमें जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। इस लिंक इसका भी नीचे मिलेगा डिस्कशन बॉक्स में, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पे तो फास्ट रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्हीं को कवर कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट देखना चाहते हैं तो इस लिंक नीचे है, चैप्टर नंबर 2 पर मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनसूट में पढ़ाया, मतलब एक ही चैप्टर में, मतलब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश कराया है, ठीक है। सोवियत संघ की विशेषताएं बताना है, तो सोवियत संघ की विशेषताएं देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहली विशेषता ये उन्नत संचार प्रणाली। सोवियत संघ के अंदर संचार की प्रणाली थी। संचार जानते हो, यानी कि तार, जो टेलीफोन वगैरह आज के समय में, यानी कि पोस्ट ऑफिस वगैरह, मतलब जिससे हम मैसेज भेजते हैं, है ना, अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसे बोलते हैं संचार प्रणाली। तो संचार प्रणाली कैसी थी, बहुत ज़्यादा उन्नत थी, ये इसकी विशेषता थी। उन्नत मतलब बहुत ही अच्छी थी, संचार प्रणाली अच्छी थी। और क्या था, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी कि पहले नंबर पर अर्थव्यवस्था कौन थी, अमेरिका। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी थी, सोवियत संघ की, ठीक है। तो सोवियत संघ की विशेषता ये भी एक है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसे दूसरी दुनिया भी कहते हैं। प्रथम दुनिया अमेरिका को कहा जाता है और दूसरी दुनिया सोवियत संघ को कहा जाता है, क्योंकि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर आती है दुनिया में, ठीक है। पहले नंबर पर अमेरिका की, इसलिए अमेरिका को प्रथम दुनिया भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है विशाल ऊर्जा संसाधन, यानी कि ऊर्जा के जो भंडार थे, संसाधन थे, वो भी बहुत ज़्यादा थे। विशाल का मतलब बहुत अधिक, ठीक है। तो ये भी इसकी एक विशेषता हो गई। अगली विशेषता है आवागमन की अच्छी सुविधाएं, ठीक है। तो अच्छी चाहे एक बार लिख लो, आवागमन की अच्छी सुविधा, यानी कि सोवियत संघ के अंदर
यातायात के मतलब साधन भी बहुत अच्छे थे, सड़कें वगैरह अच्छी थी, यातायात की जो सुविधाएं थी वो बेहतर थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, उसके बाद है शाक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। तो ये शाक थेरेपी वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, शाक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। तो पहला इसका यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, सोवियत संघ के पतन के बाद। सोवियत संघ के पतन के बाद 2 बार हो गया है, धोखे से जल्दबाजी में मैंने लिख दिया। सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों ने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया। यानी कि सोवियत संघ जो है 1991 आते आते बिखर जाता है पूरी तरीक़ा से, क्योंकि सोवियत संघ जो है जनता को जिस तरह का सपना दिखाया उस पर खरा नहीं उतर पाया। उसके बाद क्या होता है, इससे देश जो है टूटने लगते हैं। साम्यवादी विचारधारा पर ये चल नहीं पाता, टिक नहीं पाता है। दूसरी बात, एक ही पार्टी का शासन था, तो पार्टी के जो पदाधिकारी थे, जिनके पास अच्छे पद थे, वो तो बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं वाला जीवन यापन कर रहे थे, और आम जनता जो मतलब एक व्यक्ति आम इंसान था वो ऐसी ज़िंदगी जी रहा था, है ना। चीज़ें महंगी हो रही थी, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बदहाल हो जाती है, तो सोवियत संघ का पतन हो जाता। पतन का मतलब जो देश इकट्ठे हुए थे वो टूटने लगते हैं। ठीक है, बिखर जाता है पूरी तरीक़ा से। तो शाक थेरेपी को मॉडल को अपनाया गया बाद में। शाक थेरेपी मॉडल के द्वारा क्या हुआ, जो साम्यवादी देशों ने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया। इसी मॉडल के अंतर्गत जो साम्यवादी देश थे, पहले निजी संपत्ति को जो बढ़ावा नहीं देते थे, इन देशों ने भी पूंजीवादी विचारधारा को अपना लिया। पूंजीवादी विचारधारा में कोई भी व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति को बढ़ा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, साम्यवाद से पूंजीवादी की तरफ जाना ही शाक थेरेपी कहलाता है। यानी कि पहले ये साम्यवादी थे, अब पूंजीवादी की तरफ चले गए, और मतलब साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, शाक थेरेपी कहलाता है। ठीक है, तो शाक थेरेपी आप समझ गए होंगे क्या है, यानी कि साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जाना ही शाक थेरेपी कहलाता है। ठीक है, अगला इसमें एक पॉइंट और है, रूस, मध्य एशिया के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी की अर्थव्यवस्था या व्यवस्था के द्वारा इस खास मॉडल को अपनाया गया था। यानी कि खासकर रूस और मध्य एशिया के गणराज्यों के द्वारा और पूर्वी यूरोप के द्वारा इस मॉडल को, यानी कि पूंजीवादी की व्यवस्था को अपनाया गया, खास मॉडल को अपनाया गया, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम शाक थेरेपी के नाम से जानते हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शाक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। यानी कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसी ने निर्देश दिया था कि आप शाक थेरेपी को अपना लीजिए। ठीक है, यानी कि साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ चले जाओ। ठीक है, और इसी का नाम क्या रख दिया, शाक थेरेपी। ठीक है, तो इसी मॉडल को हम आज शाक थेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, हालांकि ये वीडियो फास्ट रिवीजन का हिस्सा है, उन्हीं लोगों तक जा रहा है जो लोग मतलब टॉप 100 बैच के सदस्य हैं, जिन्होंने टॉप 100 बैच को ज्वाइन कर रखा है, तो उन्हीं को ये वीडियो देखने को मिल पा रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछने की कृपा करें। ठीक है, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भारत सिंह लेक्चर्स नाम से जो बना है उसे सर्च करिए, उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।